ध्वनि आराज के करीब जाकर ध्यान से धीमे धीमे पट्टी खोल रही थी ताकि आराज को दर्द का एहसास ना हो। लेकिन आराज का ध्यान तो अपनी दर्द की तरफ था ही नहीं। वो हल्की मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। ध्वनि के चेहरे पर अपने लिए दर्द तड़प देखकर उसे अलग ही सुकून मिल रहा था। ध्वनि आराज की पट्टी करके फर्स्ट एड बॉक्स वापस अपनी जगह रख रही थी। बीबी, अब मेरे सवालों के जवाब दो। क्यों तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती है? ध्वनि उसके सवाल पर कुछ नहीं बोली। शांत होकर सब कुछ समेटकर डब्बा रख रही थी। उसे शांत देखकर आरास बेड से वापस खड़ा होकर कहता है, तुमने कहा था तुम जवाब दोगी। ध्वनि उसके पास आई, उसके सामने खड़े होकर ठंडे लहजे में कहती है, आपकी फिक्र करती हूँ क्योंकि आप नीवी के डैड हैं। सालों बाद वो अपने डैड से मिली है और मैं उसकी खुशी छीनते हुए नहीं देख सकती। तुम्हें सिर्फ इसलिए मेरी फिक्र है? हाँ, फिर क्यों लगा रखा तुमने अब तक सिंदूर? तुम्हारे लिए तो हमारी शादी का कोई मतलब ही नहीं ना। तुम मुझे अपना पति भी नहीं मानती। मेरी इतनी केयर सिर्फ निभी के लिए कर रही हो। तो क्यों नहीं बढ़ी अब तक अपनी लाइफ में आगे? क्यों नहीं की दूसरी शादी? क्यों लगाया हुआ है अब तक मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में? आरास ने अपने सारे सवालों के ढेर के नीचे ध्वनि को दबा लिया। लेकिन ध्वनि भी ध्वनि थी। वो दृढ़ता भरे लहजे में कहती है, ये सिंदूर मेरी मर्जी है। अपनी लाइफ में मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। आगे बढ़ने का मतलब हमेशा शादी नहीं होती। मैं आपकी ज़बरदस्ती के रिश्ते से बहुत दूर निकल चुकी हूँ। आराज की आंखें तीखी हुईं। तुम्हारी मर्जी? ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र मेरी निशानी है, हमारी शादी की निशानी। भले ही शादी ज़बरदस्ती हुई थी, लेकिन सभी रीति रिवाजों के साथ हुई थी। नहीं, ये सिर्फ मेरी मर्जी है। अगर मैं इसे मिटा दूँ तो आप क्या करेंगे? ध्वनि कठोर लहजे में बोली, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर इसे लगाया क्यों है? मिटा दो और दो अपनी बातों की सच्चाई का प्रूफ। ध्वनि को शांत देखकर, क्या हुआ, तुमसे नहीं होगा ना? कोई बात नहीं, मैंने लगाया था तो मैं ही मिटा देता हूँ। आरास ने उसके सिंदूर को मिटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि ध्वनि डरकर तुरंत 4 कदम पीछे हट गई। आरास के होठों के कोने हल्के से मुड़े, नहीं मिटा सकती ना? तुम्हें क्या लगा तुम बोलोगी और मैं मानूंगा? उसकी बात पर ध्वनि अपनी आंखों में नमी लिए चीखते हुए बोली, हाँ, नहीं मिटा सकती। नहीं मिटा सकती। मैं अपने स्वाग की निशानियों को बहुत कोशिश की थी इसे मिटाने की, लेकिन नहीं मिटा पाई। सही कहा आपने, वो शादी ज़बरदस्ती हुई थी, लेकिन शादी तो हुई थी। मैं ना चाहते हुए भी जुड़ गई उस ज़बरदस्ती के रिश्ते से। उस ज़बरदस्ती की शादी को कब अपने दिल से अपना लिया, इसका एहसास मुझे खुद नहीं हुआ। आपने हमेशा मेरी बेइज्जती की, लेकिन मैं खुद को आपके करीब आने से नहीं रोक पाई। आपकी नफ़रत में भी वो रूडनेस से भरी केयर मैं इग्नोर नहीं कर पाई। उस दिन मेरे लिए आपने अपनी माँ से ऊँची आवाज़ में बात की थी, इसे चाहकर भी नकार नहीं पाई। हाँ, मैं इस रिश्ते से ना चाहते हुए भी बहुत पहले ही जुड़ चुकी थी। इसका एहसास मुझे उसी दिन हो गया था, जिस दिन आप ड्रग्स के नशे में मेरे बेहद करीब आए थे। उस वक़्त आपके करीब आना मेरी मजबूरी थी, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीता, मैं भी खो गई थी आपके प्यार में। उसी वक़्त मुझे समझ आ गया था कि वो रुक गई। कमरे में अचानक शांति पसर गई। उस शांति में ध्वनि की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। आज उसने अपने दिल का सारा गुबार आराज के सामने निकाल कर रख दिया था। आज उसने अपने दिल की सारी सच्चाई की परतें उसके सामने खोल कर रख दी। वो बात जो सालों से उसके दिल के अंदर बोझ सी थी, आज वो बोझ हल्का सा हो गया था। ध्वनि की बात सुनकर आराज की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन उसे अपनी बात अधूरी छोड़ता देखकर वो अधीरता से पूछता है, कि बात बीबी? ध्वनि ने आराज की आंखों में देखा। उसकी बेचैन निगाहों को देखकर वो सिसकते हुए शांत मगर बेबस आवाज में कहती है, उसी वक्त मुझे समझ आ गया था कि ना चाहते हुए भी मैं आपको चाहने लगी हूँ। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि मैं आपसे दिल लगा बैठी हूँ। मैं आपसे इश्क कर बैठी मिस्टर राजवंशी। आप सुनना चाहते थे ना? तो सुनिए। हाँ, इश्क है मुझे आपसे। वो बेबसी से घुटनों के बल बैठ गई। लेकिन मैं अपने इश्क के लिए अपने स्वाभिमान का गला नहीं घोंट सकती थी। उस रात आपके सोने के बाद बहुत सोचा मैंने। पूरी रात सोचने में निकाल दिया और आखिरकार मैंने अपने इश्क को वहीं अपने दिल के किसी कोने में दफनाने का फैसला कर लिया। क्योंकि अगर मैं इश्क को अपनाती तो भले ही दिल को सुकून रहता, लेकिन कभी आईने में खुद से नज़र नहीं मिला पाती। मुझे हमेशा इस बात पर शर्म आती कि जिसने मुझे इतना बेइज्जत किया और मेरे चरित्र पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाए, मैंने उसी से अपना दिल लगा लिया। इसलिए मैं उस दिन के बाद
कभी भी आपके नज़दीक रहने से कतराती थी। उस शहर को छोड़ने का फैसला भी मैंने इसी बात को नज़र में रखते हुए किया था कि अगर आप मेरे सामने रहे तो कभी ना कभी मेरे दिल के किसी कोने में छिपा इश्क बाहर आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन आखिर में ऐसा ही हो गया। ध्वनि अपनी बात कहकर एक बार फिर शांति से सिसकने लगी। वो फर्श पर घुटनों के बल चेहरा अपने हाथों में छिपाए सिसक रही थी। वहीं आरांस उसकी बात सुनकर स्तब्ध सा खड़ा था। कुछ पल लगा उसके माइंड को ध्वनि की बातों को प्रोसेस करने में। वो ध्वनि के पास करीब जाकर घुटनों पर बैठा। बीबी, लुक एट मी, वो धीमी मगर इमोशंस से भरी आवाज में बोला, जिसे ध्वनि इग्नोर नहीं कर पाई। वो अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखती है। आरांस उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। ध्वनि अपनी गुलाबी हो चुकी आंखों से उसे एकटक देख रही थी। आरांस उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आज तक तुमने जो भी मेरी वजह से सहा है, मैं उन सभी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तुमसे बस एक मौका चाहिए, तुम्हारे हर दर्द और तकलीफ का मरहम बनने का बस एक मौका दो। आई प्रॉमिस, तुम्हें इतना प्यार, इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुमने जो अब तक सहा है उसे भूलने पर मजबूर हो जाओगी। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? ध्वनि ने आराज की आंखों में झांका। उसकी आंखों में उसे अपने किए पर शर्मिंदगी दिखी। उसकी आंखों में अपनी बातों पर खरा उतरने की दृढ़ता थी। ध्वनि कुछ पल उसे देखती रही, फिर एकाएक उसके होंठों से कुछ शब्द निकले। मैंने आपको माफ कर दिया। हाँ? आराम से एकदम से चौंक गया। ध्वनि उसकी हैरानी देखकर शांत मगर भरी हुई आवाज में कहती है, हाँ, मैंने आपको माफ कर दिया क्योंकि आप अपने पाप का प्रायश्चित कर चुके हैं। अब मेरे दिल में आपके लिए कोई नाराजगी या गुस्सा नहीं है। मैंने तो आपको वहीं हॉस्पिटल में ही माफ कर दिया था। आराम उसकी बात पर कुछ सोचते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहती? ध्वनि उसके सवाल पर उसे अपलक देखते हुए बोली, माफ़ करने का मतलब यह नहीं कि मैं आपके साथ रहूंगी। मैंने आपको माफ़ कर दिया है। अब आप अपने मन में कोई गिल्ट मत रखिए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ध्वनि की सिसकियां अब तक थम चुकी थीं। उसके आंसुओं ने बरसना अब बंद कर दिया था, लेकिन आंखों में नमी बरकरार थी। आनास उसकी बातों से उलझ गया था। वो फ्रस्ट्रेशन से भरे लहजे में कहता है, बीबी प्लीज बातों को घुमाना बंद करो। जब तुमने मुझे माफ कर दिया है तो साथ ना रहने का क्या मतलब बनता है? तुम मेरी बीबी हो। हस्बैंड वाइफ तो हमेशा साथ ही रहते हैं ना। और आगे बढ़ने से क्या मतलब है? डोंट टेल मी कि तुम चाहती हो मैं दूसरी शादी कर लूं। ध्वनि अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, मैं यही चाहती हूँ। बीबी, आर यू मैड? वो एकदम से उस पर भड़का। उसका गुस्सा देखकर ध्वनि शांत लहजे में कहती है, मैं जानती हूँ कि आप अपनी गलती की वजह से गिल्ट में हैं, कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की और मेरे साथ शादी को निभाकर अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हैं। आपको इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिससे चाहते हैं उससे शादी कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर आराज की त्योरियां चढ़ गईं। तो तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अपने गिल्ट की वजह से आना चाहता हूँ? ध्वनि कुछ सोचते हुए बोली, गिल्ट की वजह से नहीं तो शायद निधि की वजह से। निधि की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें उससे मिल सकते हैं। मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। आप वो अभी बोल ही रही थी कि आराज फ्रस्ट्रेशन में चीखा। इना बीबी, उसकी चीख सुनकर ध्वनि चिढ़ गई। आराज गुस्से से भरे लहजे में कहता है, तुम क्या हमेशा से ओवर थिंकिंग करने में इतनी ही माहिर हो? सबसे पहले तो तुम खड़ी हो। आई थिंक तुम्हारे बैठने की वजह से तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। कम ऑन, गेट अप। आरांस उसे दोनों कंधों से पकड़ एक झटके में खड़ा करता है। ध्वनि नासमझी से उसकी आंखों में देख रही थी। क्या कह रही थी तुम? गिल्ट, राइट? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो सिर्फ गिल्ट की वजह से किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का सोचूंगा? क्या मैं सिर्फ गिल्ट की वजह से खुद पर गोली चलाने दूंगा? उसकी दोनों बांह पकड़कर खुद के करीब करते हुए, क्या तुम्हें इतने दिनों में गिल्ट से ज्यादा और कुछ नजर नहीं आया? उसे झकझोरते हुए, देखो मेरी आंखों में, तुम्हें सिर्फ गिल्ट नजर आ रहा है। आप ध्वनि उसका गुस्सा देकर बोलने की कोशिश करती है, लेकिन आराम से उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है अभी अभी जो दर्द के बावजूद तुम्हें गोद में उठा रखा था वो गिल्ट था? इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो तुम बीबी? आप क्या कहना चाहते हैं? ध्वनि अटकते हुए बोली। उसके सवाल पर आराज कुछ पल ठहरा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए जनूनियत से भरे लहजे में बोला, आई लव यू बीबी।
मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है। मोहब्बत की हद तक मोहब्बत है तुमसे। ध्वनि स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें हैरानी और खुशी के मारे फैल गईं। उसकी धड़कनों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी मानो उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। वो एकटक आराज को देख रही थी। आराज उसे अपने बेहद करीब कर उसके चेहरे को थामते हुए कहता है, मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास जरा देर से हुआ, इस वजह से तुम मुझसे दूर जा पाई बीवी। अगर मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास पहले हुआ होता तो तुम मुझसे अलग नहीं हो पाती। चाहत तो तुम उस वक्त भी थी मेरी, इसलिए तो मैंने नकुल के बारे में जानकर भी सारा प्लान तुम्हारी 30 दिनों की मोहलत के बाद का बनाया था, ताकि सच्चाई भी बाहर आ जाए। और अपने वादे के मुताबिक अगर तुम 30 दिनों के अंदर सच्चाई प्रूफ नहीं कर पाती तो हमेशा के लिए मेरे पास रहती। लेकिन तब तक राशि को होश आ गया। मैंने तुम्हें जाने से नहीं रोका, क्योंकि उस वक्त तुम सिर्फ मेरी चाहत थी। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरा इश्क हो, मेरी मोहब्बत हो। तुम मेरी हो बीवी, सिर्फ मेरी। अब तुम अगर चाहो ना तब भी मुझसे अलग नहीं हो सकती। यू आर ओनली माइन बीवी। आराज की जुनूनियत से भरी बातें सुनकर ध्वनि के शरीर में शरण सी दौड़ गई। वो आराज की मोहब्बत का इजहार सुनकर कैसे रिएक्ट करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो एकदम से आराज के सीने से लग गई, लेकिन उसने उसकी चोट का बखूबी ध्यान रखा था। आराज ने उसे पूरी शिद्दत से अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्मी महसूस कर रहे थे। कुछ टाइम बाद धोनी ने अपना सिर आराज के सीने से उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि आप सच में मुझसे प्यार करते हैं। अब कब तक यकीन न करने का इरादा है? आराज तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला, आप भूल रहे हैं, वो आप थे जिसने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। ध्वनि उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम इन बातों को अपनी मेमोरी में से पूरी तरह डिलीट नहीं कर सकती? आराज गहरी सांस छोड़कर कहता है, आपने जो किया था उसे भुलाना इतना आसान नहीं है। ध्वनि उसे शांत नजरों से देखते हुए बोली, मुझे पता है, लेकिन अब मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे छीन लिया था। वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला। ध्वनि की आंखें नम हो गईं। आप मुझे सब कुछ वापस नहीं दे सकते। दे सकता हूँ। मैं तुम्हें वो प्यार, वो भरोसा और वो खुशी देना चाहता हूँ जिसके तुम लायक हो। आरास उसके चेहरे पर से बालों को साइड करते हुए बोला। ध्वनि ने आरास को अपनी बाहों में और भी कसकर जकड़ लिया। मैं आपसे बस एक चीज चाहती हूँ। क्या? आपका साथ और विश्वास। ध्वनि हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम चाहो या ना चाहो, बट अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और विश्वास? हमेशा। आरांस उसके माथे पर पूरी शिद्दत से लंबा और गहरा चुंबन जड़ता है, जिसमें सालों का दर्द, तकलीफ और इंतजार शामिल थे। थैंक्स। ध्वनि की आंखें बंद हो गई। आरांस बेड से टेक लगाए पैर फैलाकर बैठा हुआ था। ध्वनि का सर उसके लेफ्ट सीने पर था। आरांस ने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। भले ही दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन अभी भी उन दोनों के बीच झिझक की दीवार कायम थी। ध्वनि आराज के सीने पर सर रखे उसकी धड़कनें सुन रही थी। कमरे में खामोशी पसरी हुई थी। ध्वनि कुछ सोचते हुए पूछती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपका परिवार हमारा परिवार? आराज उसकी बात काटते हुए सख्ती से बोला, हाँ, हमारा परिवार मेरी वजह से इतना कुछ झेल रहा है। ध्वनि ने अपना सर हल्का सा ऊपर कर उसकी ओर देखा। तुम्हारी वजह से नहीं बीवी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आराज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं? शिकायत? शिकायत बस इतनी है बीवी कि तुमने मेरी प्रिंसेस को मुझसे दूर रखा। आई एम सॉरी। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। ध्वनि की पलकें फिर एक बार गिल्ट में झुक गईं। कैसा कभी नहीं होगा बीवी? कहीं तुम अभी से ही मेरी प्रिंसेस के लिए भाई या बहन लाने का तो नहीं सोच रही? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरांश टीजिंग लहजे में तिरछी स्माइल करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर ध्वनि का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जिसे छिपाने की भरपूर कोशिश करते हुए वो नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, मिस्टर राजवंशी, वाट, तुम नहीं चाहती मेरी प्रिंसेस को उसके छोटे भाई या बहन मिले? मिस्टर राजवंशी प्लीज, वो टमाटर की तरह लाल हो चुके गाल के साथ बोली, ओके फाइन, मैं अपनी प्रिंसेस से ही पूछ लूँगा। सच ए बोरिंग बीवी। वो अपनी आई रोल करते हुए बोला, मैं बोरिंग हूँ? ध्वनि तुरंत उसकी बाहों से निकल बेड पर बैठकर उसे घूरते हुए पूछती है, यस बेबी, यू आर फाइन। अब जाइए इंटरेस्टिंग बीवी ढूंढ लीजिए। मैंने तो आपको खुली छूट पहले ही दे रखी है। वो गुस्से से भरी आंखों से उसे हाथ बांधकर घूरते हुए बोली, बट आई लाइक माई बोरिंग बीवी। आराज के होंठों पर एटीट्यूड भरी मुस्कान थी।
मैं नहीं हूँ बोरिंग, ध्वनि खुद के लिए बार बार बोरिंग सुनकर चिढ़कर बोली। प्रूव दैट, वो अपने सदाबहार एटीट्यूड से भरे लहजे में बोला। उसकी बात सुनकर ध्वनि की त्योनियां चढ़ गईं। आप पिछले जन्म में जज थे क्या? आपको हर बात का प्रूफ क्यों चाहिए होता है? मैं नहीं दे रही कोई प्रूफ। ओके डन, मान लो तुम बोरिंग हो। वो कंधे उचकाते हुए बोला। मैं नहीं हूँ, आप हो बोरिंग। कैसे कंजूसों की तरह प्रपोज किया है आपने मुझे? कोई रोमांटिक प्रपोजल नहीं, ध्वनि शिकायती लहजे में बोली। उसकी बात सुनकर आरांस भी उसी लहजे में भौहें चढ़ाकर बोला। तो तुमने कौन सा मुझे ताजमहल पर प्रपोज किया है? एक कन्फेशन में 1000 बार ताना दिया है, ध्वनि आंखें तरेड़ते हुए बोली। हाँ तो आपने पास्ट में ताने खाने वाले ही काम किए हैं, और मैं तो लड़की हूं ना, आपको प्रपोज करना था। एक आई लव यू बोला, वो भी धमकी देते हुए। ये जेंडर इक्वलिटी का मॉडर्न टाइम है, और ये फिल्मी स्टाइल वाले प्रपोजल मुझे पसंद नहीं। ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट है। इससे पहले कि ध्वनि कुछ बोलती और इसकी नोकझोंक आगे बढ़ती, तब तक नन्ही नीवी दौड़ते हुए अंदर आई। मम्मा, मैं आ गई घूमकर। ध्वनि तुरंत आराम से दूर होकर बैठते हुए नीवी से मुस्कुराते हुए बोली। मासी और चाचू को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना तुमने? नहीं, वो बेड पर चढ़ते हुए आराज के करीब बैठकर बोली। मैं मासी से मिलकर आती हूँ। ध्वनि बाहर की तरफ चली गई। डैड, आपने मम्मा को मना लिया ना? नीवी ध्वनि के जाने के बाद धीरे से आराज को देखते हुए पूछती है। यस माई प्रिंसेस, वो मुस्कुराकर सर हिलाते हुए बोला। अब हम साथ रहेंगे ना? नीवी आंखों में चमक लिए पूछती है। हाँ, हमेशा, आराज उसके माथे को चूमते हुए बोला। थैंक यू डैड, वो खुशी से चहकते हुए आराज के सीने से लग गई। ऑलवेज वेल कम माई लिटिल गर्ल, वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला। तुमने बहुत सही फैसला लिया है बेटा। धर्मेंद्र जी ध्वनि के सर पर मुस्कुराकर हाथ फेरते हुए बोले। इस वक्त सभी एक साथ मेहरा हाउस में इकट्ठे थे। मैं परसों मुंबई वापस लौटने वाला हूँ, आराम सीरियस एक्सप्रेशन लिए बोला। उसे यहाँ आए लगभग 1 महीना गुजर चुका था। इससे ज्यादा अब वो यहाँ नहीं रुक सकता था। परसों? इतनी जल्दी? आद्या जी के लहजे में उदासी झलकी। पहले मुंबई में तो वो कम से कम जब चाहे तब ध्वनि से मिल सकती थी, लेकिन अब तो शायद साल भर पर ही मुलाकात हो पाती। हाँ, राशि भी हमारे साथ जाएगी। वो अब कुछ महीने हमारे साथ बिताएगी। रास ने एक और बम विस्फोट किया। क्या कुछ महीने? धीर एकदम से चौंक गया। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर आराम सरकास्टिक स्माइल करते हुए कहता है। क्या हुआ साले साहब, मेरी बीवी को सालों तक मुझसे दूर रखा, अपनी बीवी से कुछ महीने दूर नहीं रह सकते? धीर बिना वक्त जाया किए तपाक से कहता है। हाँ तो आपकी गलती थी, इसलिए दीदी आपसे दूर थी। मैंने तो आपकी तरह कोई गलती की ही नहीं है। राशि कहीं नहीं जाएगी। उसकी बात सुनकर राशि हड़बड़ाते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे नहीं जाऊंगी? आद्या जी और धर्मेंद्र जी की ओर देखते हुए। माँ पापा, मैं भाई के साथ जाना चाहती हूँ। जा सकती हूँ ना? धर्मेंद्र जी तुरंत हामी भरते हुए बोले। बिल्कुल, तुम हमारे साथ अपने घर को छोड़कर आई, लेकिन उस घर के प्रति भी तुम्हारे कुछ फर्ज हैं। तुम जाओ और आराम से जितने दिन रहना है रहकर आओ। उनकी सहमति मिलते ही राशि खुश हो गई। कोई भी लड़की चाहे ससुराल में कितनी ही खुश हो, लेकिन मायके जाने के नाम पर कभी मना नहीं कर सकती। यही हाल अभी राशि का था। इतने सालों बाद अपने परिवार से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर देखते ही बन रही थी। वहीं धीर तो हक्का बक्का सा खड़ा था। उसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। कृति धीर की हालत देखकर मुंह दबाए हंस रही थी। वो कुछ सोचकर उसके कान के पास झुकते हुए धीमे से कहती है। सोच ले, अगर अपनी बीवी को जीजू के साथ जाने दिया तो कहीं वो तुझसे अपनी बीवी को दूर रखने का बदला ना निकालने लगे। अगर उन्होंने तेरी बीवी को साल भर के लिए नहीं आने दिया तो क्या करेगा तू? उसकी बात सुनकर धीर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो तुरंत राशि को टोकते हुए कहता है। तुम अभी इन लोगों को जानने दो ना। अगले महीने पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर सबके साथ मुंबई घूम कर आ जाएंगे। आराम से तुम 1 महीने वहाँ एंजॉय करना। उसकी बात पर राशि तुरंत से रिलाकर मना करते हुए बोली। नहीं, अब मैं एक और महीना वेट नहीं कर सकती। पहले ही सबसे 4 सालों से दूर हूँ। विवेक धीरे से दिल का हाल समझते हुए एक अच्छा सा रास्ता सुझाते हुए कहता है। अगर तुम्हें राशि के साथ रहना है तो वापस मुंबई शिफ्ट हो जाओ ना। वैसे भी यहाँ तो तुम धोनी की वजह से ही रह रहे हो। अब वो मुंबई जा रही है तो तुम भी तो वापस जा सकते हो। धीर अपना सर नामे हिलाते हुए कहता है। ये थोड़ा मुश्किल है। इस साल तो हो ही नहीं सकता। अगले साल ही पॉसिबल हो पाएगा। फिर अगले साल ही मुंबई आकर मेरी बहन से मिल लेना। आराम से स्मार्टली स्माइल करते हुए बोला। क्या 1 साल? धीर के एक्सप्रेशन देखकर कृति सहित बाकी सभी को बेहद हंसी आ रही थी। कृति एक बार फिर उसके कान के नजदीक जाकर धीमी आवाज में कहती है।
देखा, पहले कुछ महीने, अब 1 साल। कभी 1 साल 2 साल में बदल जाए कौन जाने। अमित जो कृति की बगल में खड़ा था वो उसे खींचकर धीरे से कहता है, तुम क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? कृति आंखों में शरारत लिए बोली, वो हमेशा मुझे परेशान करता है, आज मेरी बारी है। इधर बेचारे धीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब करे क्या। तभी अचानक उसका फोन बज पड़ा। उसने पॉकेट से अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर सरनाम फ्लैश हो रहा था। धीर ने तुरंत कॉल रिसीव किया। यस सर, सामने से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर धीर एकदम से चीख उठा। व्हाट? उसकी चीख सुनकर सब हैरानी से उसे देखते हैं। ओके सर, धीर कॉल कट करता है। क्या हुआ बेटा? आद्या जी परेशानी भरे लहजे में पूछती हैं। माँ, मेरा ट्रांसफर हो रहा है, वो खुद अविश्वास भरे लहजे में बोला। क्या? सभी एक साथ चौंक गए, सिर्फ आरांश को छोड़कर। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी हमेशा की तरह कैलकुलेटिव ही थे। कहाँ हुआ है? ध्वनि के माथे पर बल पड़ गए थे। वो टेंस्ड आवाज में पूछती है। मुंबई। मुंबई? सब एक साथ फिर चौंक गए। तुमने ट्रांसफर के लिए कहा था क्या? राशि चमचमाती आंखों से उसे देखते हुए पूछती है। नहीं, वही तो समझ नहीं आ रहा, ऐसे अचानक मेरा ट्रांसफर, और वो भी मुंबई, कैसे पॉसिबल है? धीर उलझन भरे भाव अपने चेहरे पर लिए कहता है। ध्वनि कुछ सोचते आरांश की तरफ अपनी नजर करती है। आरांश के शांत भाव को देखकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है यह समझना उसके लिए भी मुश्किल था, लेकिन उसे इतना तो जरूर समझ आ गया था कि यह उसी का किया धरा है। आरांश धीर की उलझन दूर करते हुए कहता है, AR के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे अपनी बहन को अपने शहर में रखना था, और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर राशि लंबी सी मुस्कुराहट लिए आरांश के सीने से लगते हुए कहती है, थैंक यू भाई, अब तो आप सबको वापस मुंबई चलना ही होगा। विवेक हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोला। सभी वापस मुंबई लौटने को तैयार थे। सारा सामान पहले ही निकल चुका था। अब सिर्फ वो लोग ही बचे थे जिनके लिए गाड़ियां एक कतार में मेहरा हाउस के आगे खड़ी थी। आज फिर से एक बार अपना घर छोड़ते हुए वो लोग थोड़े इमोशनल थे। आखिर 4 साल उन्होंने इस घर में बिताए थे जहाँ नीवी का जन्म हुआ था। हर एक गम और खुशी भरे पलों की यादें समाई हुई थी इस घर की हर दीवारों में। इतना आसान नहीं होता है घर बदलना। घर में परिवार बनते हैं, मगर परिवार के साथ ही घर शामिल होता है। एक बार उन्हें मुंबई में अपना घर छोड़ना पड़ा था, और एक बार फिर आज ये घर। लेकिन उन्होंने ये घर बेचा नहीं था। अब यहाँ आने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन ये घर, उनकी उनसे जुड़ी यादें उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसलिए उन्होंने इस घर को ना बेचने का फैसला किया था। सभी लोग घर से बाहर खड़े थे। मीसा और जैनी के साथ सीरियस भी वहाँ खड़ा था। नीवी, नहीं जाओ ना, मैं तुम्हें मिस करूंगी। जैनी अपनी खूबसूरत सी आंखों में आंसू लिए बोली। नीवी का चेहरा भी मायूस था। हालांकि वो अपने असली घर जाने की वजह से खुश तो बहुत थी, लेकिन इन सबको छोड़ना भी नहीं चाहती थी। आखिर वो यहीं तो पली बड़ी थी। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। निधि की खूबसूरत सी आंखों में मोटे मोटे आंसू आराम से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो उसके करीब आया। निधि का सर सहलाते हुए वो हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोला, डोंट क्राई प्रिंसेस, तुम्हें जब भी अपनी फ्रेंड से मिलने का दिल करेगा तब हम यहाँ आ जाया करेंगे। फिर फोन तो है ना, तुम उस पर बात कर लेना। अंकल, आप निधि को मत ले जाओ ना, जैनी आरांस को मायूस नजरों से देखते हुए रिक्वेस्टिंग लहजे में बोली, जिसे सुनकर वो कुछ बोल नहीं पाया। मीसा जैनी को समझाते हुए कहती है, बेटा, निधि अपने घर जा रही है, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपकी तरह वो भी अपने घर में अपने मम्मा पापा के साथ रहेगी। अंकल ने कहा ना, वो आते रहेंगे। मीसा की बात सुनकर जैनी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू अब भी मौजूद थे। निधि को उदास देखकर सिरस उसके पास आया और उसे गोद में उठाते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। निधि नम आंखों से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए क्यूट से एक्सप्रेशन लिए कहती है, हाँ मम्मा हमेशा बोलती हैं। उसकी बात सुनकर सिरस के होंठों की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला, लेकिन तुम रोती हुई बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लगती। मगर मुझे रोना आ रहा है। तुम अगर हम सबको स्माइल के साथ बाय कहोगी तो सभी को अच्छा लगेगा। सिरस उसकी बात सुनकर उसका सर सहलाते हुए कहता है, बडी, आप भी नहीं मिलेंगे ना? निधि सिरस को देखते हुए मायूसी से भरकर बोली। निधि के आंसू आरांस को बेचैन कर रहे थे। अगर पॉसिबल होता तो वो जरूर यहीं से अपना बिजनेस संभाल कर यहीं शिफ्ट हो जाता, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी एक फैमिली भी थी जिनके प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां थीं। निधि, तुम प्लीज रोना बंद करो बच्चा।
तुम्हारे बड़ी जब भी मुंबई आएंगे तो तुमसे जरूर मिलने आएंगे। ध्वनि निधि के आंसुओं को टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। हाँ, और आपका जब भी मुझसे बात करने का मन करे तब कॉल कर लेना ना, सिरस उसे समझाते हुए बोला। निधि नम आंखों से समझदार बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला देती है। माई क्यूट बार्बी डॉल, हमेशा हैप्पी रहना। सिरस हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसके माथे को चूमते हुए बोला। अब वक्त हो गया था, सबको निकलना था। धर्मेंद्र जी, आद्या जी, राशि, धीर और ध्वनि सीरस के साथ ही वहां मौजूद बाकी सबसे मिलकर अब गाड़ियों में बैठने जा रहे थे। धर्मेंद्र जी, आद्या जी और कृति एक कार में बैठे, धीर, राशि और अमित दूसरी कार में। तीसरी कार में अगली सीट पर विवेक बैठा, पिछली सीट पर ध्वनि, निवि और आरांस। निवि आरांस की गोद में बैठी अपने घर को और बाकी सभी लोगों को देख रही थी। सिरस, निशा, जैनी और भी बहुत से पड़ोसी खड़े उन सभी को हाथ हिलाते हुए बाय कर रहे थे। निधि भी अपना छोटा सा हाथ उठाकर उन्हें अलविदा कर दिया है, जिसके बाद कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, एक नए सफर की ओर। बाकी पुराने साथी सब पीछे छूट गए। निधि तब तक कार की विंडो से पीछे देखती है जब तक वो सभी उसे दिखते रहे। कुछ देर बाद वो सभी उसकी आंखों से ओझल हो गए तो वो सर अंदर कर गुमसुम सी आरास के सीने पर सर रखकर बैठ गई। आरास उसके इमोशन समझ रहा था। वो हल्के हाथों से उसका सिर सहलाते हुए थपकी देने लगा ताकि वो सो जाए, वरना स्ट्रेस की वजह से तबीयत बिगड़ सकती थी। आखिर अभी वो छोटी सी बच्ची ही तो थी। उनकी गाड़ियां एक बड़े से ग्राउंड में रुकी जहां उनका पर्सनल जेट पहले से ही रेडी था। सभी बाहर आए। निबी आरास की गोद में थी। वो इतने बड़े जेट को देखते हुए एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहती है, वाओ, हम सब इसमें जाएंगे। यस, इसी से जाएंगे। आराम से रिलाकर तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए कहता है। डैड, ये किसकी है? निवी अपनी छोटी सी उंगली से दो बार जेट की तरफ इशारा करते हुए पूछती है। तुम्हारी? ये मेरी है। निवी की बड़ी आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो गई। यस ऑफ कोर्स, ये तुम्हारी है। मैं जब चाहे तब उड़ सकती हूँ। निवी हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से बोली। हाँ, आराम से उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा उठा। अब तक वो लोग जेट के करीब पहुंच चुके थे। निवी आरांस की गोद से नीचे उतरने की कोशिश करते हुए कहती है, डैड, मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद चढ़ूंगी। आरांस उसकी फरमाइश कैसे नकारता। वो उसे गोद से नीचे उतारकर उसका हाथ पकड़कर चलने लगा, लेकिन अब उसकी चाल बेहद धीमी हो गई थी। ध्वनि और बाकी सब उनके पीछे ही थे। उन दोनों को देखकर ध्वनि के होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। उसे पूरा विश्वास था कि आरांस एक बेहतरीन पिता साबित होगा। वो लोग जेट के अंदर पहुंचकर अपनी अपनी सीट पकड़कर बैठ गए। कुछ ही पलों में जेट ने उड़ान भरी। निभी खुशी और एक्साइटमेंट में चीख रही थी। वो आराज की बगल वाली विंडो सीट पर बैठी आसमान की ऊंचाइयों से अपने उस शहर को देख रही थी जहाँ कभी वो रहा करती थी। अब वो शहर एकदम छोटा सा और बेहद खूबसूरत दिख रहा था। नीवी चमकती आंखों के साथ विंडो के बाहर पीछे छूटते अपने शहर को देख रही थी। उसके आसपास बादल घूम रहे थे। डैड, ये कितना सुंदर है। हाँ, लेकिन तुमसे कम। आरास उसकी खुशी देखकर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोला। कुछ देर नीवी उस खूबसूरत नज़ारे को अपने दिल में बसाती रही। फिर उसकी पलकें नींद से बोझिल हो गईं। वो सीट पर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां वो कंफर्टेबल नहीं थी। डैड, मुझे सोना है। नीवी आरास की बाह पकड़ हिलाते हुए बोली। आरास अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है, फिर उसे उठाकर अपनी गोद में अच्छे से एडजस्ट करने के बाद प्यार से पूछता है, अब ठीक है? हाँ, वो आरास की गोद में आंखें बंद कर सुकून की नींद लेने लगी। मुंबई शाम के करीब 6 बजे उनकी जेट बड़े से ग्राउंड में उतरी। निवी अभी सो रही थी। आरास ने उसे नहीं जगाया। वो उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसे गोद में उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ा। सभी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। वहां एक लाइन से कई गाड़ियों के साथ AR के लोगों वाले काले कपड़ों में बेल ड्रेस हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। आरास पूरे रौब में एक हाथ से नीवी को थामे, दूसरा हाथ पॉकेट में डाले अपनी तेज चाल के साथ आगे बढ़ रहा था। वो सभी गार्ड्स उसकी गोद में एक बच्ची को देखकर हैरान थे, मगर ऑफ कोर्स पूछने की इजाजत नहीं थी उन्हें। उन सभी ने ग्रीट करते हुए अपना सिर झुका लिया। समीर, असिस्टेंट, वही कार के पास खड़ा था। वो ध्वनि को आरास के साथ देखकर बेहद खुश था, लेकिन उसकी गोद में बच्ची का होना उसकी समझ से बाहर था। वेलकम बैक टू मुंबई, मैम। वो लंबी सी मुस्कुराहट लिए ध्वनि से बोला। ध्वनि बस मुस्कुरा दी। उसे याद था यही इंसान तो बॉडीगार्ड के अलावा उसकी जबरदस्ती की शादी में शामिल था। ध्वनि ने उसी उसी वक्त देखा था और आज देख रही थी।
आइए। उसने कार का दरवाजा खोला। पहले ध्वनि, फिर निधि को गोद में लिए आरास अंदर बैठा। समीर आगे वाली सीट पर बैठा। उनके पीछे की गाड़ियों में बाकी सब बैठे। जिसके बाद एक बार फिर कारों का काफिला सड़क पर दौड़ने लगा। एक लाइन में करीब 10 गाड़ियां एक साथ सड़क पर दौड़ रही थीं। वहां मौजूद हर इंसान की नजरें उन्हीं गाड़ियों पर थीं। वो समझ गए थे कि ये सभी कारें राजवंशी परिवार की ही हैं। उनका रौब भी उनकी पहचान बताने के लिए काफी था। इस तरफ कार के अंदर ध्वनि डर और घबराहट के मारे अपनी उंगलियां आपस में उलझाए बैठी हुई थी। वो आज सालों बाद अपने ससुराल वापस जा रही थी। घबराहट तो होनी ही थी। आरास ने अपनी तिरछी नजर फोन से हटाकर उस पर डाली। एसी चालू थी, फिर भी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, जिसे देखकर आरास के एक्सप्रेशन थोड़े बदले। डोंट वरी, वो लोग तुम्हारा मर्डर नहीं करेंगे। कार की शांति में अचानक से आरास की तंज भरी आवाज गूंजी। समीर उसकी बात सुनकर चौंक गया। ध्वनि उसकी टेढ़ी बात पर चिढ़ते हुए कहती है, मेरी यहाँ डर के मारे जान निकली जा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। उसी डर को दूर करने के लिए कह रहा हूँ कि वो लोग तुम्हारा खून नहीं करेंगे। ऐसे डर दूर किया जाता है क्या? ध्वनि चौंकते हुए बोली। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, वो टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला। फिर आप कुछ मत कीजिए। ध्वनि अजीब से एक्सप्रेशन लिए बोली। बीबी, इतना तो तुम तब भी नहीं डरी थी जब पहली बार ससुराल जा रही थी। फिर आज क्यों डर लग रहा है तुम्हें? उस वक्त गलती आपकी थी। आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी। ध्वनि उसे घूरते हुए बोली। ओके, अब गलती किसकी है? वो आईब्रोज रेंज करते हुए पूछता है। मेरी। मैं उन्हें बिना बताए आई थी ना। आपने तो उन सबको पहले से बताया भी नहीं कि सब आ रहे हैं। वो हम सबको ऐसे अचानक देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरपोक बीवी, आरास नामे से हिलाकर खुद में बुदबुदाया। ध्वनि उसकी बात पर खींच उठी। डरपोक से आपका क्या मतलब है? कोई भी लड़की अगर ऐसे सालों बाद बिना बताए ससुराल जाएगी तो डर तो लगेगा ही ना। मैं आपकी तरह नहीं हूं ना, जो दो शब्द बोलकर सामने वाले की बोलती बंद कर दे। लेकिन मेरी बीवी तो हो ना। डोंट वरी, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। वो उसका डर कम करते हुए बोला। ध्वनि आगे कुछ नहीं बोलती, बस अपना सर हाँ में हिला दी। लेकिन कोई भी दलील और भरोसे वाली बातें इस वक्त उसका डर शांत नहीं कर पा रही थी। वो जानती थी कि वहाँ सबका व्यवहार अच्छा है, लेकिन वो आई भी तो बिना बताई थी। पूरे 4 साल बाद बिना बताए वापस भी जा रही है। उनका रिएक्शन क्या होगा? यही सोच सोचकर उसका दिमाग घूम रहा था। वहीं आगे बैठा समीर उनकी बातें सुनकर हैरान था। वो मन ही मन सोच रहा था, कितना फर्क है आज में और उस वक्त में जब मैम पहली बार ससुराल जा रही थी। उस वक्त सर उन्हें किसी दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे थे और आज वो उनके डर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इश्क सभी को बदल देता है। कुछ आधे घंटे चलने के बाद उनकी कार वापस रात के अंधेरे में चमचमाती लाइट की रोशनी को चिढ़ाते हुए साइनी रेसिडेंशियल एरिया, मुंबई के सबसे पोर्स इलाके में एंटर करती है। ध्वनि की धड़कनें अब पहले से ज्यादा रफ्तार से भाग रही थी। शायद कार की स्पीड के साथ रेस करने का ट्राई कर रही थी। आखिरकार उनकी कार राजवंशी विला के सबसे मेन गेट के बाहर आकर रुकी। वॉचमैन ने जैसी ही आरांस की कारें देखी, उसने तुरंत वो बड़ी सी लोहे की गेट को खोलकर अंदर जाने का रास्ता दिया। जिसके बाद एक कार अंदर जाने लगी। उनकी कार राजवंशी विला के बाहर रुकी। समीर तुरंत बाहर आकर गेट खोलता है। आरांस अपनी गोद में सो रही नीवी का सर सहलाते हुए प्यार से कहता है, प्रिंसेस गेट अप। देखो हम अपने घर आ गए। प्रिंसेस, अपने घर? क्या ये क्या ये सर की बेटी है? समीर के अंदर से हैरानी भरी आवाज आई, जो उसके गले के अंदर ही रह गई। इस तरफ नीवी हल्का सा कुनमुनाते हुए अपनी आंखें खोलती है। उसकी नींद से भरी आंखें सीधा आरांस पर गईं। वो अपने हाथों से आंखें मलते हुए उसकी गोद में सीधे होकर बैठी। घर कहाँ है? उसकी अलसाई सी आवाज आरांस के कानों में पड़ी। कार से बाहर तो चलो, फिर दिखेगा घर। ध्वनि कार से बाहर आई। दूसरी तरफ से आरांस निधि को गोद में लिए बाहर आया। बाकी सब पहले से बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। निधि ने जैसे ही उस घर को देखा, वैसे ही उसकी आंखों की नींद फट से गायब हो गई। डैड, ये घर है। डैड। समीर एक बार फिर चौंक गया, लेकिन इस बार भी उसके मन की आवाज मन में ही दबकर रह गई। आरास नीबू को देखते हुए सर हिलाकर कहता है, यस, यही आपका घर है। लेकिन यह तो बिल्कुल महल जैसा है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली। हाँ, ये तुम्हारा ही महल है डॉल। अमित उसको देखते हुए उससे डबल एक्साइटमेंट के साथ बोला, मम्मा, ये सच में मेरा घर है। नीवी के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। हाँ, ध्वनि उसकी उलझन समझते हुए
बस एक शब्द बोली और उसका मात्र एक शब्द नीवी को विश्वास दिलाने के लिए काफी था। नीवी आराम से चहकती आवाज में कहती है, फिर अंदर चलिए ना डैड। चलो। वो लोग आगे बढ़े, लेकिन ध्वनि के कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो बेहद धीमी चाल में आगे बढ़ रही थी। सब उससे आगे चल रहे थे। जब आराज को इस बात का एहसास हुआ तो उसके कदम ठहर गए। उसके ठहरते ही बाकी सबके कदम भी ठिठक गए। आराज पीछे पलटकर ध्वनि को तलाशता है। वो उसे सबसे पीछे कछुए की चाल में आती दिखी। वो ठंडी सांस भरकर अपना सर नामे हिलाकर उसकी तरफ बढ़ा। उसके सामने रुककर वो उसे सर्द नजरों से देखता है। ध्वनि के कदम उसे सामने देखकर ठिठक गए। आंखों में कंफ्यूज एक्सप्रेशन उभरे। बीबी, अगर ऐसी ही रफ्तार में चली तो सुबह तक भी तुम अंदर नहीं पहुंच पाओगी। वो शांत नजरों से उसे देखते हुए बोला। मैं उसकी बात सुनकर नीवी मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ी। ध्वनि ने एक नजर खिलखिलाते ही नीवी को देखा और फिर आराज को, लेकिन कहा कुछ नहीं। सिर्फ अपना सिर झुकाए खड़ी हो गई। अनबिलीवेबल, आराज खुद में बुदबुदाया। ध्वनि को अचानक अपने हाथों पर किसी की मजबूत पकड़ का एहसास हुआ। वो चौंक कर अपने हाथ की तरफ देखती है, फिर उस शख्स को। आराज ने उसका हाथ काफी मजबूती से थाम रखा था। वो बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ गया। ध्वनि बस एकटक उसे देखते हुए उसके पीछे चलने लगी। आराज के हाथ पकड़ने से उसकी बेचैनी कम होती महसूस हुई। उसके माथे के बल गायब से हो गए। दिल में विश्वास ने जगह बनाई और डर हवा सा हो गया। आद्या जी और धर्मेंद्र जी के दिल में सुकून उतरा। आंखों में नमी आई, लेकिन विश्वास और प्यार से भरी। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनकी बेटी कहाँ सुरक्षित हाथों में है। सब मुस्कुराते लबों के साथ वापस आराज के पीछे हो गए। राशि तो पहले से डर के मारे धीर का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए बिल्कुल किसी बच्चे की तरह चल रही थी। भाई, उसका डरना तो बनता था। अपने ही घर वालों को बिना बताए चली गई और ऊपर से शादी करके लौट रही है। अब ऐसी परिस्थिति में कोई भी डरेगा ही। वो लोग अब तक हॉल के गेट तक पहुंच चुके थे। सब कुछ कदम पीछे ही ठहरे थे। बस आरांश ध्वनि और निधि के साथ आगे था। हॉल में इस वक्त कोई भी नहीं था, सिर्फ सरला काकी के अलावा। उनकी नजर जैसे ही दरवाजे पर खड़े आरांश संग ध्वनि पर गई, वैसे ही उनकी आंखें हैरानी और खुशी के मारे बड़ी हो गईं। ध्वनि वो बुदबुदाई, मालकिन, दीदी, छोटी दीदी, जल्दी आइए, अंश बाबा आए हैं। सरला जी तेज आवाज में सबको बुलाते हुए आई। करीब 2-4 बार आवाज देने पर सभी अपने अपने कमरे से बाहर आए। सर्वेंट से लेकर घर के सभी मेंबर अब हॉल में जमा थे। सभी असमंजस भरी निगाहों से आरांस और उसकी गोद में मौजूद उसकी कार्बन कॉपी को देख रहे थे। जब आरांस उनकी ऐसी निगाहें देखता है तो अपने बगल में नजर डालता है। ध्वनि वहां से गायब थी। आरांस ने अब भी ध्वनि का हाथ मजबूती से थाम रखा था, इसलिए वो आरांस के पीछे छिप गई थी। आरांस अपनी फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करते हुए आंखें बंद कर दांत भींचकर धीमे से कहता है, बीबी। ध्वनि ना चाहते हुए भी अफसर झुकाए उसके पीछे से निकलकर बाहर आई और उसकी बगल में खड़ी हो गई। ध्वनि का सर अब भी झुका हुआ था, वो भी इतना कि उसका चेहरा देख पाना मुश्किल था। लेकिन क्योंकि सब उसे पहले से जानते थे, इसलिए उन्हें ध्वनि को पहचानने में वक्त नहीं लगा। सब अपनी आंखें बड़ी किए हैरानी से ध्वनि और मजबूती से उसका हाथ थामे आरांस को देख रहे थे। ध्वनि, अनीता जी की आंखों की कोई चमक लौट आई। निधि अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए उन सभी को देख रही थी, मानो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके घर में यह लोग हैं कौन। अनीता जी की आवाज सुनकर ध्वनि ने अपना सिर उठाकर उन सबको देखा। सब शांत थे। उनकी आंखों में खुशी थी, लेकिन क्या कहें, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डैड, ये सब कौन है? वहां की खामोशी में नीवी की मासूम उलझन भरी आवाज गूंजी। डैड। सब चौंक गए। ये सब फैमिली मेंबर्स हैं प्रिंसेस। आरांस उसके सवालों के जवाब बड़े प्यार से देता है। सब उसके करीब आए। अनीता जी प्यारी सी नीवी को देखते हुए गहरी मुस्कुराहट लिए अविश्वास से पूछती हैं, हाँ दादी, आप खुश हो जाइए, भाभी के साथ साथ आपको परपोती भी मिल गई। अमित ध्वनि को साइड करके अंदर आते हुए एक्साइटमेंट से भरी आवाज में बोला, ये सच में हमारी पोती है? अभिषेक जी नीवी को देखते हुए सरप्राइज लहजे में बोले, हाँ दादू, देखिए आप, ये आपको भाई की कार्बन कॉपी नहीं लगती? अमित नीवी को देखते हुए कहता है। अब सबकी नजर नीवी और आरांस को कंपेयर कर रही थी। शिवानी जी आंखों में चमक लिए नीवी के करीब जाकर उसका चेहरा छूते हुए नम आंखों से कहती हैं, मेरी पोती, मैं दादी बन गई। क्या नाम है आपका? नीवी को उनकी कही कोई बात समझ नहीं आई, सिवाय नाम पूछने के।
नीवी सबको देखते हुए अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए कहती है, निविसा, नाम है मेरा। उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर सबके होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। अनीता जी सरला जी की ओर देखते हुए हर्ष से भरी आवाज में कहती हैं, सरला, जल्दी से आरती की थाल ले आइए। हमारी परपोती पहली बार अपने घर आई है, नजर उतारने का सामान भी लेकर आई है। जी मालकिन। सरला जी भी खुशी के भरे लहजे में हामी भरकर तुरंत मंदिर की ओर चली गईं। सरला जी के जाने के बाद अनीता जी वापस नीवी को देखती हैं। फिर उनकी नजर अपना सिर झुकाए खड़ी ध्वनि पर गई। उसके चेहरे पर डर और झिझक देखकर अनीता जी आदेशात्मक लहजे में ध्वनि से कहती हैं, आप फिर से भूल रही हैं ध्वनि। हमने पहली बार आपसे क्या कहा था। ध्वनि ने अपनी नजरें उठाई। उसकी नजर अनीता जी की नजरों से मिली। तब अनीता जी ने हमेशा वाले रौबदार लहजे में कहा, जब आप इस घर में आई थी, हमने उसी वक्त आपसे कहा था, ध्वनि आरांस राजवंशी है आप, राजवंशी परिवार की बड़ी बहू, और इस परिवार की बड़ी बहू का सर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। आप अगर आदर में सर झुकाती हैं तो ठीक है, लेकिन बिना गलती के आप नजरें भी नीची नहीं करेंगी। उनकी बात सुनकर ध्वनि को वो दिन याद आया जब वो पहली बार यहाँ आई थी। यही बात अनीता जी ने उस वक्त भी कही थी। उस वक्त भी ध्वनि की हालत ऐसी ही थी, यह इससे थोड़ी सी कम। तब तक सरला जी को सर्वेंट के साथ सारा सामान ले आई। वो आरती की ताल अनीता जी की तरफ बढ़ाती हैं, जिसे देखकर शिवानी जी हिचक भरी आवाज में अनीता जी से कहती हैं, माँ, पहली बार जब मेरी बहू आई थी, उस वक्त गुस्से की वजह से मैं अपना धर्म नहीं निभा पाई थी, लेकिन आज इन तीनों का स्वागत मैं करना चाहती हूँ। जरूर, ये आपका ही हक है। अनीता जी हल्की सी मुस्कुराहट लिए आरती की ताल शिवानी जी की तरफ बढ़ाती हैं। इस बार शिवानी जी पूरे उत्साह से थाल पकड़ उन तीनों के सामने जाती हैं। ध्वनि उन्हें देख रही थी। एक वक्त था जब यही शिवानी जी उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। आज एक वक्त है जब वो खुशी खुशी उसका स्वागत कर रही हैं। शिवानी जी उन तीनों को तिलक करती हैं, फिर उनकी आरती उतारती हैं। ये सब देखकर निवी अपने गाल पर हाथ रखकर सोचते हुए कहती है, डैड, ये हमारी पूजा क्यों हो रही है? पूजा तो भगवान जी की होती है ना। उसकी मासूमियत से भरे सवाल को सुनकर शिवानी जी बड़ी सी मुस्कुराहट लिए कहती हैं, ये पूजा नहीं, वेलकम है तुम्हारा इस घर में। ऐसे वेलकम थोड़ी ना करते हैं। नीवी मुंह बनाकर बोली। फिर कैसे करते हैं? वेलकम तो बैलून्स, डेकोरेशन, केक, होठ पर जी फिराते हुए, चॉकलेट से होता है ना। हाँ, लेकिन हम सबको पहले नहीं पता था ना कि तुम आ रही हो। तुमने तो हमें सरप्राइज दे दिया, वरना हम वैसे ही तुम्हारा वेलकम करते। ओके, कोई बात नहीं, वो समझदार बच्ची की तरह से रिलाकर कहती है। शिवानी जी हंसते हुए अब उन तीनों की लाल मिर्च से नजर उतारती हैं। अब तुम लोग अंदर आ सकते हो। शिवानी जी सामने से हटी तो वो तीनों अंदर आए। उनके ठीक पीछे धीर और राशि खड़े थे। राशि को देखकर शिवानी जी की आंखें नम हो गईं। राशि, इससे पहले कि राशि अंदर आ पाती, अनीता जी की सख्त आवाज उसके कानों में पड़ गई। रुकिए माँ। शिवानी जी हैरानी से अनीता जी को देखती हैं। शिवानी, आप भूल रही हैं, इस घर की बेटी शादी के बाद पहली बार आई है। उनकी और दामाद जी की भी आरती करके नजर उतार दीजिए। वो उनसे बोली, मगर उनकी आवाज में सख्ती और नाराजगी झलक रही थी, जिसे राशि सहित सबने महसूस किया। लेकिन गलती राशि की थी, इसलिए कोई कुछ बोल भी नहीं पाया। शिवानी जी धीर और राशि के साथ में आरती करती हैं, फिलहाल मिरर से उन दोनों की भी नजर उतारती हैं। वो दोनों अंदर आए। उनके पीछे ही विवेक, कृति, धर्मेंद्र जी और आद्या जी अंदर आए। कृति को देखकर कामनी जी की आंखें चमक उठी। मेरी बहू भी आ गई। उनकी खुशी से गुदगुदाती आवाज सुनकर सब चौंक गए। इससे पहले कि कृति कुछ समझ पाती, कामनी जी तेज कदमों से चलकर उसके करीब आईं और झट से उसे गले लगा लिया। बेटा, तुम कैसी हो? मेरे अमित को छोड़कर कैसे चली गई? तुम्हें पता भी है हम सबने तुम्हें कितना मिस किया। कृति को उन्होंने जकड़ रखा था। कृति के दोनों हाथ नीचे थे। वो बेचारी तो अब तक समझने का प्रयास ही कर रही थी कि अचानक कामनी जी को हो क्या गया है। कामनी जी से अलग होकर उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर कहती हैं, बहुत इंतजार करवा लिया तुमने। अब हम जल्दी से तुम्हारे परिवार से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे। कृति हैरान परेशान नजरों से कामनी जी को देख रही थी। अचानक उन्हें हो क्या गया? भले ही उन्होंने कभी खुलकर ना कहा हो, लेकिन उनकी नजरें देखकर कृति समझती थी कि कामनी जी उसे अमित के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर इन 4 सालों में ऐसा क्या जादू हुआ
जो वो इस कदर कृति को पसंद करने लगी। लेकिन कृति क्या जाने, दरअसल कामनी जी तो अभी उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो इतने सालों में इतना तो समझ ही गई थी कि अमित कृति के अलावा और किसी से शादी नहीं करेगा। कामनी जी बिना पोते पोती का मुंह देखे मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कृति को एक्सेप्ट कर लिया था। ये जो कामनी जी कृति पर इतना प्यार बरसा रही थी, ये तो इनकी ओवर एक्टिंग थी, जो राजवंशी परिवार का हर एक सदस्य समझ रहा था। अमित छोटी आंखों से उन्हें घूर रहा था। कामनी, उनकी ओवर एक्टिंग में ब्रेक लगाते हुए अनीता जी की सख्त आवाज आई, जिस पर कामनी जी खामोश होकर खड़ी हो गईं। अब सबका ध्यान वापस राशि पर गया। शिवानी जी नम आंखों से उसे देखते हुए कहती हैं, अभी भी अपनी माँ को माफ नहीं करेगी? मम। राशि तुरंत शिवानी जी के गले लग गई। शिवानी जी ने उस पर अपनी पकड़ कस ली। राशि सिसकते हुए कहती है, आई एम सॉरी मॉम। इट्स ओके बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। शिवानी जी उसका सिर सहलाते हुए कहती हैं, सच्ची हम उसे नाराज नहीं होना? राशि आंखों में आंसू लिए उन्हें देखते हुए पूछती है। शिवानी जी नम आंखों से हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोली, नहीं बेटा, गलती तो मेरी थी और उसी की सजा मिली मुझे। फिर मैं तुझसे क्यों नाराज होऊंगी? राशि रुद्र जी की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहे थे। वो तेज कदमों से चलकर उनके पास पहुंचती है। डैड। वो झट से उनके गले लग गई। रुद्र जी की तो मानो सांसें लौट आईं। वो उसको अपनी बाहों में भरते हुए नम आवाज में पूछते हैं, कैसी है मेरी राजकुमारी? मैं ठीक हूँ डैड, लेकिन आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। वो हल्का सा सिर उठाकर उन्हें देखते हुए बोली। रुद्र जी हल्का मुस्कुराए। अब तुम आ गई हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। सॉरी डैड, मैं बिना बताए चली गई। राशि अपना सर उनके सीने पर रखते हुए बोली, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे नाराज रह ही नहीं सकता। तुम में मेरी जान जो बसती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह सही थी। उसी वक्त अनीता जी की कठोर आवाज वहां गूंजी। राशि चौंक कर उनकी तरफ देखती है। मुंबई की ठंडक भरी शाम को महसूस करते हुए मिश्री सड़क के किनारे धीमे कदमों से खुद में बड़बड़ाते हुए चल रही थी। उसकी आंखों में उदासी और होंठों पर शिकायत थी। तभी उसकी नज़र अपने से कुछ दूर पर बड़े से मॉल से बाहर निकलते सैम पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखों की उदासी झट से गायब हो गई। मिस्टर स्ट्रेंजर, वो चीखी। वहाँ वैसे तो गाड़ियों का शोर था, लेकिन सैम और उसके बीच की दूरी कम थी, जिस वजह से उसकी आवाज़ हवा को चीरते हुए सैम तक पहुंच गई। सैम उस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानता था। उसने एक नज़र इधर उधर डाली। सड़क के सारे लोग उसकी इतनी तेज आवाज़ सुनकर घूम घूम कर उसे ही देख रहे थे। सैम उसकी तरफ बिना पलटे जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। अगर उसका बस चलता तो वो यहाँ से सीधे गायब ही हो जाता, लेकिन ऑफ कोर्स उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं थी। वही मिस्री ने जब उसे ऐसे खुद से भागते देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। आप मिस्री से कैसे भाग सकते हैं? वो खुद में बोली, और अपने हील्स को उतारकर अपने हाथ में थामने के बाद उसने एक तेज दौड़ लगाई। इधर सैम की चाल भी काफी तेज थी। अगर उसे कोई देख रहा होता तो यही समझता कि वो चलने की बजाय भाग रहा है। लेकिन मिस्री भी कुछ कम नहीं थी। आज उसने ठान लिया था कि वो अपने मिस्टर स्ट्रेंजर से मिलकर रहेगी। वो अपनी पूरी जान लगाकर सैम को आवाज़ देते हुए उसके करीब आ रही थी। मिस्टर स्ट्रेंजर, प्लीज रुकिए। सैम को जैसी उसकी आवाज़ अपने करीब महसूस हुई, वो अपनी चाल और तेज करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब तक मिस्री तेज रफ्तार से आकर उसके सामने खड़ी हो गई। सैम को अपने पैर में ब्रेक लगाना पड़ा। मिस्री उसके सामने थोड़ा झुककर अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखे गहरी सांस ले रही थी। इतना भागने और चीखने के कारण उसकी सांसें चढ़ गई थीं, और कुछ सुस्ताने के बाद वो सैम को गुस्से से घूरते हुए कहती है, मिस्टर स्ट्रेंजर, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आपने वादा किया था कि हम दूसरी बार मिलेंगे तो आप मुझे अपना नाम और नंबर भी देंगे। आज हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरी बार भी आप भाग गए थे, और इस बार भी भाग रहे थे, क्यों? दूसरी बार हम कब मिले? सैम हैरान होने की एक्टिंग करते हुए पूछता है। उसे अच्छे से पता था कि कल मिस्री ने उसे देख लिया था। दरअसल मिस्री से पहली बार मिलने के बाद सैम को पता चल गया था कि उसका घर कौन सा है। इसलिए एआर इंडस्ट्री से उसके घर तक जाने वाले जितने भी कच्चे पक्के रास्ते थे, उन सभी को यूज करना सैम ने बंद कर दिया। लेकिन उसकी किस्मत, कल रात वो क्लब गया था और वहीं मिस्री ने उसे देख लिया। गनीमत यह थी कि उसकी नज़र भी वक्त रहते उस पर पड़ गई,
और वो भीड़ का फायदा उठाकर बच निकला। लेकिन आज एक बार फिर से वो फंस गया था। उसकी बात सुनकर मिस्री अपने हाथ बांधते हुए मुंह बनाकर कहती है, इतने झूठ की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आपने कल देख लिया था मुझे और इसलिए भाग निकले थे। आज भी तो यही कर रहे थे। सैम अब इरिटेट हो चुका था। वो समझ गया था कि अब बात गोल गोल घुमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो मिस्री को समझाते हुए रूडनेस से भरे लहजे में कहता है, देखिए मिस्री जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता। मिस्री पर उसके रूडनेस का कोई असर नहीं हुआ। वो बेफिक्री से बोली, हाँ तो आपसे दोस्ती करना कौन चाहता है? उसकी बात पर सैम चौंक गया। क्या मतलब? आप ही तो मेरे पीछे पड़ी हैं। मिस्री हल्की सी मुस्कुराहट लिए कहती है, दोस्ती तो मैं उस दिन करना चाहती थी, लेकिन आपने किया नहीं। शर्माते हुए, अब मैं आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ। वाट? सैम को लगभग हार्ट अटैक आते आते रह गया। उसकी आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी हो गईं। आखिर सैम सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं यह लड़की दिमागी रूप से बीमार तो नहीं। मतलब जिस लड़के का नाम आता पता उसे कुछ नहीं पता, उसे वो प्रपोज कर रही है, वो भी बस दूसरी मुलाकात में। वो अजीब नजरों से उस उलझी हुई लड़की को देख रहा था, जिसकी बातें सुनकर उसकी दिमाग की नसें आपस में उलझ गई थीं। मिस्री उसकी भावनाओं को समझ रही थी, लेकिन बिल्कुल भी उसकी फिक्र न करते हुए उसे ऑर्डरिंग टोन में कहा, अब आप जल्दी से अपना नाम बताइए और नंबर दे दीजिए। उसकी बात सुनकर सैम के माथे पर बल पड़ गए। ये लड़की तो उसके पीछे ही पड़ गई। सही कहते हैं लोग, अब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने इस आफत की मदद की थी। उसे अपनी सोच में गुम देखकर मिस्री उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए बोली, आपको अपना नाम नहीं बताना तो मुझे मिस्टर स्ट्रेंजर बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैम बेबस लहजे में कहता है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अब तक मिस्री भी इरिटेट हो चुकी थी। अरे यार, नाम बताने में कोई इतना नखरा करता है क्या? देखिए, आपने वादा किया था, अब आप ऐसे अपने वादे से मुकर नहीं सकते। पहले तो लोग वादे के लिए जान भी दे देते थे। आप भूल रही हैं ये कलयुग है। यहाँ वादे से ज़्यादा जान कीमती है। हाँ तो क्या वादे की थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है क्या? और मैं कौन सा आपकी जान मांग रही हूँ? आखिर में हार मानकर सैम लंबी गहरी सांस भरकर कहता है, श्याम। श्याम नाम है मेरा। लोग सैम बुलाते हैं। उसका नाम जानकर मिस्री की आंखों में ऐसी चमक आई मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो प्यार से उसके नाम को दोहराते हुए बोली, श्याम जी, कितना प्यारा नाम है। अब नंबर भी दे दीजिए। अब नंबर लेकर क्या करेंगी आप? सैम बेचारगी से बोला। उसका बस चलता तो अभी अपने सर पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगता। इस हद तक वो इस लड़की से इरिटेट हो गया था। अपना फ़ोन नंबर लेकर आपके अकाउंट के सारे पैसे साफ कर दूंगी, वो झल्लाकर बोली। हाँ? सैम कंफ्यूज हो गया। क्या हुआ? नहीं हो सकता ना ऐसा? सैम अपना सर नामे हिला देता है। फिर क्यों आप इतने सवाल कर रहे हैं? फ़ोन नंबर लेकर कोई इंसान फ़ोन या मैसेज ही तो कर सकता है ना। चलिए जल्दी वादा पूरा कीजिए। वादे को तोड़ना अच्छा नहीं होता। सैम सर हिलाकर कहता है, फाइन, लाओ फ़ोन। मिस्री आंखों में खुशी की चमक लिए सैम की तरफ अपना फ़ोन बढ़ाती है। सैम उसके फ़ोन में अपना नंबर डायल करके वापस फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लीजिए। मिस्री तुरंत उस डायल नंबर पर कॉल लगाती है। सैम का जेब में रखा फ़ोन बजने लगा। मिस्री दांत दिखाते हुए कहती है, कंफर्म करना ज़रूरी है ना? अब कंफर्म हो गया। हाँ, आप ही का नंबर है। ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे आप इस रास्ते पर क्या कर रही हैं? ये तो आपके घर से बहुत दूर है। सैम अपने मन में चल रहे सवाल को पूछता है। वो घर मेरा नहीं था, मेरी फ्रेंड का था। उसके पेरेंट्स वापस आ गए तो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। यहीं पास में बड़ी मुश्किल से परफेक्ट रेंट में एक रूम मिला है। वही अंकल आंटी हैं जिनके घर का ऊपर वाला रूम खाली है और उन्हें एक किराएदार चाहिए था। मैंने वो ले लिया। लेकिन मिस्री आगे बोलते हुए ठहर गई। लेकिन क्या? सैम को पता नहीं क्यों आगे की बात जाननी थी। वो उनका बड़ा बेटा तो अपनी फैमिली के साथ कहीं और रहता है। उनके छोटे बेटे की शादी नहीं हुई है और वो उसकी नज़र मुझे बहुत बुरी लगती है। मिस्री थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर सैम सीरियस एक्सप्रेशन लिए कहता है, फिर वहाँ क्यों रह रही हो? इतने अच्छे रेंट में कहीं और रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वैसे भी बस कुछ महीनों की बात है, उसके बाद मैं कंपनी में एक फ्लैट के लिए एप्लीकेशन डाल दूंगी। मिस्री हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोली।
ओके, फिर मैं चलता हूँ, बाय। मिश्री मुस्कुराते हुए हाथ हिला दी। सैम आगे बढ़ गया। मिश्री वहीं खड़ी प्यार भरी आंखों से सैम को जाते हुए देखती रही। जब सैम उसकी आंखों से ओझल हो गया तब उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई। उस पर अभी भी सैम का नंबर चमक रहा था, जो श्याम जी के नाम से सेव था। अपने फ़ोन को सीने से लगाकर वो मुस्कुराते हुए उस दिशा में देखती है जिधर सैम गया था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।